हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई का सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ये 14/12/2017 को हुआ था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुड़ ना दे गुड़ की, इस लोकोक्ति की उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ऑप्शन ए है लड़ाई तो करें, ऑप्शन बी है सी बात तो करें, और ऑप्शन सी राज तो करें, और ऑप्शन डी है रोज तो करें। तो दोस्तों इस हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी बात तो करें। यहाँ पर गुड़ ना दे गुड़ की, सी बात तो करें, इस हिसाब से इस लोकोक्ति की वाक्य पूरी हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सही शब्द चुनने के लिए आया है। पहला है पुनर्जागरण, और दूसरा है पूर्ण जागरण, और तीसरा है पुनर्जागरण, और चौथा है पुनर्जागरण। दोस्तों यहाँ पर रा का जो है विशेष महत्व है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुनर्जागरण आधा रा यहाँ पर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। ऑप्शन बी है अलंकार, ऑप्शन ऑप्शन ए है अलंकार, और ऑप्शन बी है अर्था अलंकार, ऑप्शन सी है शब्दा अलंकार, और ऑप्शन डी है उभय अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्था अलंकार। तो देखिए जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ अर्था अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। विलोम शब्द पूछा है दोस्तों स्तुति शब्द का। दोस्तों स्तुति का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा। सबको पता है निंदा जो है विलोम शब्द होता है स्तुति का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। दोस्तों वह विशेष्य कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की अगर विशेषता कहलाई जाती है तो वह विशेष्य कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची कौन सा है। पहला है कलेवर, और दूसरा है काया, तीसरा है कोश, और चौथा है सभा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभा। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द सभा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। दोस्तों वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए हम इसका चारों ऑप्शन नहीं बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, यानी कि विलोम शब्द उत्थान शब्द का। उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। उत्थान में दोस्तों होता है कि आप अग्रसर हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है। जहाँ किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर वह अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। 10 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पूछा है। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। दोस्तों यहाँ पर किसकी महत्वपूर्ण रचना माना गया है। दोस्तों दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। दोस्तों भगवान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा भगवती। ठीक है, भगवान का स्त्रीलिंग होगा भगवती। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितनी नावों में कितनी बार, ये पूछा है कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय द्वारा रचित यह रचना है, और इस रचना के लिए उन्हें 1978 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। घोंसला का बहुवचन शब्द कौन सा है। घोंसला का दोस्तों बहुवचन शब्द हो जाएंगे घोंसले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप बिंदी और मात्राओं का भी ध्यान रखिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है। दोस्तों इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। दोस्तों यहाँ पर सही वाक्य आपको पहचानना है। पहला है हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, और दूसरा है हमें
परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, और तीसरा है हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, और चौथा है हमें परस्पर में प्रेम रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। बाकी सारे जो विकल्प दिए हैं ये गलत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत हो वहाँ कौन सा प्रास प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है छेकानुप्रास, ऑप्शन बी है वक्रोक्ति, ऑप्शन सी है वृत्तिनुप्रास, ऑप्शन डी है लाटानुप्रास। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छेकानुप्रास। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः वह क्रमशः आवृत हो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर त्रुटिवाचक शब्द पूछा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है आत्मवादी, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है दार्शनिक, ऑप्शन सी है दार्शनिक, और ऑप्शन डी है प्रत्ययवादी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा दार्शनिक। दोस्तों दार्शनिक जो है यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर दार्शनिक होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य दोस्तों इसमें पहचानना है। ऑप्शन ए है पद्मावत के रचयिता तुलसी हैं, ऑप्शन बी है पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, और ऑप्शन सी पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, ऑप्शन डी पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पद्मावत के रचयिता जायसी जी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? दोस्तों अंचल जो है रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए इनका जन्म 1915 ईस्वी में फतेहपुर उत्तर प्रदेश, और 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। 20 में रिक्त स्थान भरने के लिए आया है, एक और मोतियों से, यहाँ पर एक थाल मोतियों से जड़ा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 दोस्तों एक पैराग्राफ है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी, ये मतलब त्रुटिपूर्ण था, इसलिए इसको जो है हटा दिया गया है यूपीएसआई के क्वेश्चन से। अब 22 है, 22 से 24 तक दोस्तों एक पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको आंसर देना होगा। तो हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता दे रहे हैं। पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? दोस्तों अब ये पैराग्राफ के हिसाब से आपको इसका आंसर देना होगा। तो दोस्तों पैराग्राफ के हिसाब से इसका आंसर होगा उद्योग। पर्यटन आज उद्योग रूप धारण कर चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? दोस्तों जो गद्यांश आप पढ़े होंगे वहाँ पर पर्यटन शब्द आपको गिनना होगा कितनी बार आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 बार आया है। ये आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? दोस्तों लघु शब्द का समानार्थी शब्द छोटा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? दोस्तों पुराने चावल मीन्स होता है अनुभवी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुहावरा दोस्तों आप याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से कवि हैं जिनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे, जिनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 27 है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। आप इसका ये डिटेल देख सकते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इस वाक्य में उपमा अलंकार है। इसमें सागर तथा गिर उपमान, मन और हृदय उपमेय, सा वाचक तथा गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म है। जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। 28 में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के, यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए आया है।
नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रक्रिया हुई। यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में पूछा है केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। दोस्तों केहरी शब्द का समानार्थी शब्द होता है केसरी। केसरी को आप दोस्तों केहरी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पर भी दोस्तों विकल्प यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आया है। इसमें है इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से पड़ी। क्या पड़ी? यहाँ पर हो जाएगा उमड़ पड़ी, और जोर से उमड़ पड़ी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास जी की नहीं है। ऑप्शन ए है सूरसागर, ये भी सूरदास की है। ऑप्शन बी है सुंदर विलास। दोस्तों ये सुंदर विलास सूरदास जी की रचना नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी साहित्य लहरी और सूरसारा वाली ये जो है सूरदास जी की रचना है। बाकी ये सुंदर विलास सुंदर सागर जी की रचना है। अब थोथा चना बाजे घना, यहाँ पर ये हम विकल्प बिना पढ़े ही आपको बता दिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये दोस्तों पिछली बार भी आपको शायद डिटेल बताए थे, तो वहाँ पर भी आया था पिछले पेपर सेट में। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वक्त में कौन सा काल प्रयुक्त हो। दोस्तों यहाँ पर भविष्य काल की बात हुई है। संभाव्य भविष्य काल की जो है बात हुई है। यहाँ पर शायद होगा तो संभाव्य हो जाएगा। अगर कल परीक्षा का परिणाम घोषित होगा तो यहाँ पर भविष्य काल हो जाएगा, मतलब निश्चित भविष्य काल हो जाएगा। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो इसलिए संभाव्य भविष्य काल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। दोस्तों यहाँ पर निष्कवच उपन्यास राजी सेठ जो है इसके लेखक हैं। और इनकी अन्य कृतियाँ कौन कौन सी है। लिफाफा है, गमे हयात ने मारा, और भारतीय कहानियाँ भी हैं इनकी अन्य कृतियाँ। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। अब कौन से शब्द का बहुवचन जो है रचनाएं हैं। यहाँ पर रचना का जो है बहुवचन होता है रचनाएं। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द दोस्तों कानन हो जाएगा। ये इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर और भी हैं अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कानन, विपिन, जंगल इत्यादि। और सदन जो है घर का, और पावक जो है अग्नि का समानार्थी शब्द होता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में लिखा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा वैदिक संस्कृत जो है भाषा थी। अब यहाँ पर विश्व की पहली रचना ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। ठीक है, गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर इनके उपन्यास के रचयिता हैं संजीव जी इस उपन्यास के रचयिता हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा है इनकी और अन्य कृतियाँ कौन कौन सी है। गुफा का आदमी, सूत्रधार और सर्कस। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में है गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है। गर्व करना दोस्तों ऐंठ कर चलना। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गर्व होना यानी कि ऐंठ के चलना होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब दोस्तों मूल, विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो चलिए मूल, विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का पार्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त स्थान इसमें भरने के लिए आया है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बैला डीला छत्तीसगढ़ में एक जगह के
समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है? किसके समृद्ध भंडार के लिए दोस्तों यहाँ पर जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है कोयला और ऑप्शन नंबर डी है हेमेटाइट। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेमेटाइट। दोस्तों बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह है जो कि हेमेटाइट के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए है $100 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी है $150 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी है $200 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी है $400 मिलियन। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा $100 मिलियन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे? 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख कौन थे? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुनील लनबा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुनील लनबा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख सुनील लनबा थे। इनका कार्यकाल 31 मई 2016 से 31 मई 2019 तक रहा। वर्तमान में नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेस्ट घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर बी है अटलांटिक घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर सी है पोंगल घोषणा पत्र और ऑप्शन नंबर डी है बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अटलांटिक घोषणा पत्र। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अटलांटिक घोषणा पत्र 14 अगस्त 1941 को द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान जारी की गई एक निर्णायक नीति थी, जिसने युद्ध के बाद विश्व के लिए मित्र देशों के लक्ष्यों को परिभाषित किया था। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 4 देशों को अधिक मतदान के लिए दिए हैं। अधिक मतदान के अधिकार दिए हैं जो उसकी शासन संरचना को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? पहला है भारत, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है चीन और चौथा है ब्राजील। दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि अदालत ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पर एक सिंबल दिया है, सिंबल का क्या अर्थ है आपको बताना है। पहला है सड़क नीचे जाती है, ऑप्शन नंबर बी है आगे संकरा पुल है, ऑप्शन नंबर सी है आगे अवरोध है और ऑप्शन नंबर डी है आगे सपाट रास्ता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सड़क नीचे जाती है। दोस्तों हम आपसे पहले भी बताए थे एक सिंबल वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो दोस्तों आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। सारे के सारे जितने भी सिंबल के क्वेश्चन हैं सब तैयार कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा पूर्वानुमान नहीं करता है बल्कि केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है? पहला है परिवेष्टन सूचक, दूसरा है संशोधित अनुमान सूचक, तीसरा है प्रमुख संकेतक और चौथा है संपाती सूचक। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिवेष्टन सूचक। ठीक है, परिवेष्टन सूचक केवल लंबी अवधि के रुझान की पुष्टि करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, सांख्यिकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है चकोतरा फल, ऑप्शन नंबर बी है अंगूर, ऑप्शन नंबर सी है फूल, ऑप्शन नंबर डी है सब्जियां। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सब्जियां। सांख्यिकीय विज्ञान सब्जियां उत्पादन और विपणन से संबंधित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? पहला है रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान और दूसरा है दंड विराम, कम सजा देना और तीसरा है दंड घटाना।
सजा कम करना। और चौथा है दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टालना। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्यों सही होंगे। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। विकल्प ए में दी गई शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है। रूपांतरण का अर्थ पूर्ण क्षमादान नहीं होता है। पूर्ण क्षमादान में अभियुक्त को पूर्ण माफी दे दी जाती है, अर्थात उस पर कोई आरोप नहीं है, वह निर्दोष है। साथ ही विकल्प बी में वर्णित दंड विराम मृत्यु दंड के अस्थायी निलंबन है, न कि कम सजा देना। अतः विकल्प ए और बी की दोनों परिभाषा कोर्ट से मेल नहीं खाती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का हिस्सा है? पहला है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक और सामाजिक योजना। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश स्तंभ। अब क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों विकल्प भरने के लिए आया है। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे व्हाइट हैट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, व्हाइट हैट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है? पहला है नगर पंचायत, दूसरा है ग्राम पंचायत, तीसरा है नगर पालिका, चौथा है महानगर पालिका। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नगर पालिका। ठीक है, अस्थायी निकाय नगर पालिका हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 214 जो है ये त्रुटिपूर्ण था, तो इसलिए यहाँ पर इसको हटा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वह सौदा क्या कहलाता है? दोस्तों वह सौदा जो है बेनामी लेन देन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बेनामी लेन देन कहलाता है। ये दोस्तों मूल विधि का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की विंडोज टॉक्स मैनेजर खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है कंट्रोल शिफ्ट और टैब। ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। ऑप्शन नंबर सी है आल्ट प्लस इंटर। ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में दोस्तों है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? दोस्तों अंतिम सत्र जो है आयोजित 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, ये शायद आपको याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो दोस्तों याद कर लीजिए, याद करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान लागू हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार लगाइए। और ए है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, बी है सूचना अधिकार अधिनियम, सी है दहेज प्रतिषेध अधिनियम और डी है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, उसके बाद हो जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम और उसके बाद हो जाएगा सूचना अधिकार अधिनियम और चौथा हो जाएगा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाता, एकत्रित और प्रतिधारित करता है? पहला है रेलवे, दूसरा है औषधि निर्माणों पर उत्पाद शुल्क और ऑप्शन नंबर सी है आयकर पर अधिभार और ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा शुल्क। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयकर पर अधिभार। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख कौन थे? पहला है NR पिल्ले, ऑप्शन नंबर बी है
गोविंद नारायण, ऑप्शन नंबर सी है बी आर कृष्णा अय्यर, ऑप्शन नंबर डी है सिकंदर बख्त। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एन आर पिल्ले। ये दोस्तों एन आर पिल्ले, जिन्हें रैंक के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय सिविल सेवक थे। वे विदेश मंत्रालय में दूसरे सचिव थे, साथ ही वे स्वतंत्र भारत में पहले कैबिनेट सचिव भी थे। 6 फरवरी 1950 से 13 मई 1953 तक कैबिनेट सचिव रहे। उन्होंने फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया। अतः भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख एन आर पिल्ले थे। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, संघ भारत ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में क्या शुरू किया था। दोस्तों जून 2016 में इन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, संघ सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरे और तीसरी तिमाही की अवधि, गर्भावस्था के 4 महीने के बाद के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों 6 महीने तक, अधिकतम जो है 6 महीने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 62 और 65 के अनुसार 6 महीने की अवधि तक ये कार्य कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है। पहला है, संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। और बी में क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन ए है केवल बी, ऑप्शन बी है ए, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों नहीं, ऑप्शन डी है बी और सी। दोस्तों यहाँ पर गलत लिख दिया है, बी और ए है, सी तो है ये नहीं है इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल ए ही सही होगा, बी गलत है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों 24 में है, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ ये कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पर 1992 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर निगम प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में कुल 18 विषय हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा मंतव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है। ए में क्या लिखा है, राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। और बी में है, राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उभयावतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। दोस्तों यहाँ पर बेलनाकार लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इससे जो है दृष्टि वैषम्य को दूर किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। पहला है, यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों ये सही है। और ऑप्शन बी है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। और ऑप्शन नंबर
सी है यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बी मतलब कहने का मतलब केवल ए ही सही होगा, बी और सी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी हो जाएगा, केवल ए ही सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्तास्य मामले के बारे में दुरुस्त है। पहला है इसका मतलब है कि वोट नोटों को जारी करना सोनों द्वारा समर्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है इसका मतलब है कि बैंक नोटों और सिक्कों का जारी करना सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी है इसका मतलब है कि बैंक नोट और सिक्के सरकारी प्रतिभूतियों और सोने द्वारा समर्थित हैं। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि बैंक नोटों का जारी करना सोने के द्वारा समर्थित नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में है दोस्तों, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था। दोस्तों यहाँ पर केरल में दोस्तों मुजिरिस जो है स्थित था। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए यह संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। पहला है संसद के दोनों सदन और दूसरा है संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान। दोस्तों यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा भी होना चाहिए और संसद के 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है। ऑप्शन ए है रियल एस्टेट, ऑप्शन नंबर बी है रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण, ऑप्शन नंबर सी है व्यापार सेवाएं और ऑप्शन नंबर डी है दूरसंचार। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज फिर से एक बार माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि गला थोड़ा सा आज फिर ख़राब हो गया है। जांच करवाएंगे एक बार दोस्तों, जिससे कि आप लोगों की भी प्रॉब्लम ना हो। गले का अपना जांच करवा लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 415, 420 का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पर धोखाधड़ी से संबंध हो जाएगा। 415 और 420 ही दोस्तों, वैसे भी लोग कहते हैं ना 420 ही बेटा हमारे साथ मत करो, तो वही है 420 जहाँ आ जाए वहाँ समझ लीजिए धोखाधड़ी ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है। दोस्तों ये गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में है। ठीक है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ जो है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा जो लोग अनायासी राज्य की हिरासत में हैं उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है और कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित ना किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा नीलावती बेहेरा बनाम उड़ीसा सरकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीलावती बेहेरा बनाम उड़ीसा सरकार। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। भारत में 2014 में शुरू हुआ राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक लोगों को हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का एक प्रभावी प्रचार प्रसार साधन है। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों UPSI की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर से जुट जाइए क्योंकि ये UPSI की ही प्रैक्टिस सेट है, यानी कि पिछला 2017-18 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन पेपर आप करिए ही और साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी कोई ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को ये पता लग जाए कि आपकी स्पीड कितनी है। और दोस्तों अगर हमारे आप जो है नए देख रहे हैं हमारा ये अभी, तो इसको दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अर्हता प्राप्त करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न में से
किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों ये विटामिन ई जो है भरपूर मात्रा में एवोकाडो में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एवोकाडो में पाया जाता है विटामिन ई की भरपूर मात्रा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, विटामिन ई त्वचा के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे फर्टिलिटी बढ़ती है, यह स्त्री एवं पुरुषों की कमजोरी को दूर करता है। सेब, एवोकाडो, अमरूद और अंगूर में से सबसे ज़्यादा विटामिन ई एवोकाडो में पाया जाता है। सब में पाया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा एवोकाडो में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि भूमिदान आंदोलन तब शुरू हुआ जब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों को पेश आ रही समस्याओं को संबोधित करने कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, तेलंगाना राज्य में ये पहुंचे थे। ठीक है, विनोबा भावे जी। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में दोस्तों रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। यदि किसी नागरिक के सूचनाधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और मैथ और रीजनिंग आप जो है प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हैं अभी भी तो प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको लगाइए। और आप हिंदी पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और बायो भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और बस मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस बैच कोई ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि आपको आता तो सब है दोस्तों, आता तो सब है, बस यही है स्पीड कितनी है ये नहीं अभी आप लोगों को पता है। स्पीड पता करने के लिए आपको जो है वही प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।